रुद्रपुर में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा, कहा भीड़ को देखकर यह तय नहीं हो पा रहा है कि प्रचार सभा या विजय रैली। उत्तराखंड में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान, कहा 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो भी 0 बिल में। रुड़की के झबरेड़ा में विधायक ने किया कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को बताया वॉशिंग मशीन। उत्तराखंड में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू, गढ़वाल मंडल में 65 और कुमाऊं मंडल में बनाए गए 205 केंद्र। और चंपावत में ग्रामीणों की समस्या का हुआ समाधान, बीते दिनों लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का किया था ऐलान, सड़क और पानी की समस्या का था मामला, डीएम के आश्वासन से ग्रामीण हुए सहमत। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले लोक चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने रुद्रपुर के मोदी मैदान से विजय शंखनाद रैली में हुंकार भरी। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को शंख भेंट किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहाड़ी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले देवी देवताओं को नमन करते हुए अपना संबोधन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में बिजली 24 घंटे मिले और बिजली का बिल 0 हो और बिजली से कमाई भी हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने सोलर पैनल योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें सरकार मदद भी कर रही है। और अपने संबोधन में पीएम विपक्ष पर हमलावर भी दिखाई दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आज हमारे बीच नैनीताल लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा का आह्वान किया है जनता के लिए। और उन्होंने जिस तरीके से आज आपने देखा यहाँ पर जल सैलाब आया है, ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने जा रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और माननीय मोदी जी को जो रिस्पॉन्ड करा है यहाँ की जनता ने कि इस बार उनको 5 लाख वोटों के ऊपर से जिताना है हर सीट को, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं देवतुल्य जनता का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने 2 दिन की शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम हमको मिला था और उसके बाद भी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए। मैदान कम पड़ गया। मोदी जी ने मन से ये बात कही कि हमने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक लोग यहाँ पर आए हैं। 40 करोड़ देशवासियों के साथ है और माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार सभी को अपना परिवारजनों का एक विषय बताया कि सब परिवार मेरे ही परिवार के लोग हैं और उनके सरकारों में नेतृत्व में जिस प्रकार जन कल्याण योजनाओं का लाभ लेकर आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा है, एक अपने में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मंगलवार को रुद्रपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद किया है। रुद्रपुर के मोदी मैदान में पीएम मोदी ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को मंच से जनता के सामने रखा। इस विशाल शंखनाद रैली के सफल आयोजन से भाजपाइयों के चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के नेताओं के चेहरे की रौनक न जाने कहां खो गई है। भाजपा नेता जहां प्रधानमंत्री की रैली के बाद ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, तो कांग्रेस पीएम की रैलियों को लेकर जमकर जुबानी हमला कर रही है। देखिए, पिछले 10 साल से हम एक ही ढर्रे पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। देश के शहर शहर घूमते हैं और अपने मन की बात लोगों पर थोपने का काम करते हैं। इस समय अब 10 साल के आपके कार्यकाल के बाद, आपको मैंडेट 10 साल तक देने के बाद, उत्तराखंड सवाल पूछने के मूड में था, अपने मन की बात प्रधानमंत्री को सुनाने के मूड में था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी सवाल का जवाब दे पाए। निश्चित रूप से आज भी हमारी विजय शंखनाद रैली उसका नाम दिया गया था और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के प्रचार अभियान का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी ने मोदी मैदान रुद्रपुर से किया है। तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि हम 2014 और 19 के मुकाबले 5 लोकसभा को
और प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी उत्तराखंड के जहां जहां पर भी जाएंगे वहां अपार जनसमूह उनके साथ है और पांचों लोकसभा के लिए निवेदन किया कि 5 कमल मुझे दे दीजिए, उत्तराखंड की जनता उनको देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली का चुनावी हुंकार भरी और वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। इस दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी से 6 सवाल किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा है। कांग्रेस ने सबसे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाया। उसके बाद बाबा केदारनाथ धाम में 230 किलो गायब सोने का दोषी कौन है, बेरोजगार पेपर लीक, भर्ती घोटाला का दोषी कौन है समेत कई सवाल दागे हैं। मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौकों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के जो सवाल हैं, उनके परिवार का जो सवाल है, उसको न्याय देने की बात है। या फिर जो सड़कों पर लगातार जो बहनें, उत्तराखंड की बहनें, जो पहाड़ी इलाकों की बहनें हो, मैदानी इलाकों की बहनें हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, आखिर उन सवालों का जवाब आज मोदी जी देंगे कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली कर चुनावी हुंकार भरी तो इस दौरान कांग्रेस के बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी है और इस मौके पर महिला कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से 6 सवाल पूछे हैं, जिस पर भाजपा नेता ने तंज कसते हुए पलटवार किया है और मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं है बचा है, ऐसा बयान दिया है। बेतु का आरोप लगाकर सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कि उत्तराखंड की इस देवभूमि को चुनाव के इस प्रथम चरण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का आज एक विशाल जनसभा के माध्यम से लोगों को सुनने का मौका मिला, लाखों की संख्या में लोगों को जुड़ने का मौका मिला। यह हमारे लिए सौभाग्य है और जनता का उत्साह बता रहा था तो किस प्रकार से मोदी से जुड़ने के लिए, पार्टी को मतदान करने के लिए किस प्रकार से उम्मीद है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस किसी प्रकार की चुटकी मारने की राजनीति करती है। कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ छाया। तो आज हम बात करेंगे कुछ चुनावी रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत में पहला चुनाव कब हुआ? अविभाजित भारत में पहला चुनाव ब्रिटिश शासनकाल में 1920 को हुआ था, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों का चुनाव कहते थे। इसके बाद आजादी के ठीक पहले ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के चुनाव 1946 को हुए थे। आजाद भारत में पहले चुनाव 1952 में हुआ था। आज चुनावी रोचक तथ्य में हम आपको बताएंगे कि मोरारजी देसाई कौन थे। आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी उनकी थी। वो देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। 1977 से लेकर 1989 तक उन्होंने शासन किया। पहले गैर कांग्रेसी दल के प्रधानमंत्री थे। 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला। क्या आप जानते हैं ब्रिटिश संसद के संबंध में रोचक जानकारी? ब्रिटिश संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में ब्रिटिश संसद विकसित हुई। ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय सदस्य चुने गए थे। 1852 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी से सांसद बने थे दादा भाई नौरोजी। भारत में पहला चुनाव कब हुआ? पहला चुनाव 1920 को हुआ। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का यह चुनाव था। निचले सदन में कुल 104 सीटें थी।
66 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 37 सीटें यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थीं। प्रमुख पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहा जाता था। क्या आप जानते हैं चुनाव में फिल्म का इस्तेमाल कब हुआ? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मतदेय स्थल और मतगणना स्थल पर केवल अधिकृत पास धारक मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा और इसी पास का उपयोग मतगणना केंद्र में उपयोग के लिए किया जाएगा। आज का प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हम लोग जो मीडिया के संबंध में जो इंस्ट्रक्शंस ईसीआई के द्वारा दिए जाते हैं उसके बारे में सबको अवगत कराना चाहेंगे। सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि मतदेय स्थल पर और मतगणना केंद्र पर प्रवेश के लिए केवल जो प्राधिकृत पास धारक मीडिया प्रतिनिधिगण होंगे उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी। उसके लिए सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं या मीडिया प्रतिनिधिगण हैं, आपको अपना विवरण जो है सूचना विभाग के पास उपलब्ध कराना होगा और जो पंजीकृत होंगे उन्हीं को इसकी सुविधा प्राप्त हो सकती है। लोकसभा चुनाव में इन दिनों सभी उम्मीदवार प्रचार में जुटे हुए हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह मैदान में हैं, तो कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बॉबी पवार मैदान में डटे हैं। इसी कड़ी में बॉबी पवार ने टिहरी में जनसंपर्क कर जनता से वोट मांगे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की जन्मस्थली अखोड़ी गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद बॉबी पवार धूतू भीलंग और नगर पंचायत घनसाली पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया। देखिए, जिस प्रकार से हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगभग 14 विधानसभाओं में जो हमारा भ्रमण हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय दलों ने जो प्रत्याशी दिए हैं, कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं के इस्तीफे जो लगातार आना, ये दर्शाता है कि आज पार्टी के अंदर दोनों पार्टियों के 90% कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों से नाखुश हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये बात है तो आज ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं बल्कि आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है। और जब जब जनता एकजुट हुई है, जब जब जनता ने एकता दिखाई है, तब तब कितनी भी बड़ी राजशाही हो, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, उसको बेदखल करने का काम आम जनता ने किया है। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी ने कहा है कि लोकतंत्र के सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है और भाजपा से आगे कोई नहीं है। 2014 में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरिद्वार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। हमारी कोई चुनौती है ही नहीं। हम तो कांग्रेस से हमारी लड़ाई है, हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी सामने कोई नजर आ नहीं रहा है। जब नजर आ जाएगा तो फिर उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। और काफी दावेदार हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल मंगलवार को देवप्रयाग संगम में पूजा अर्चना करते हुए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। गोदियाल ने भगवान श्री राम की तपस्थली रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में भी पूजा की। इसके बाद उन्होंने देर शाम कीर्तिनगर और श्रीनगर चौरास जनसंपर्क करते हुए जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से कभी भी अंकिता भंडारी के पक्ष में एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकला है। पौड़ी के रामलीला मैदान में तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे हों, लेकिन पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एक शब्द कहने की जरूरत नहीं उठाई। भागीरथी और अलकनंदा का संगम, जहां से मां गंगा नाम
बड़ा है और आगे हरिद्वार की तरफ और पूरे भारतवर्ष की तरफ बढ़ती है। ये बहुत पवित्र स्थान है, हमारी आस्था है। और आज चूंकि देवप्रयाग विधानसभा में हमारा चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, तो पहले से हमारा ये तय था कि हम पहले माँ गंगा के दर्शन करके और तदोपरांत रघुनाथ मंदिर जी में पूजा अर्चना कर आगे चुनाव का कार्यक्रम करेंगे। ये आस्था का विषय है, मेरी आस्था है, परमेश्वर में मेरी आस्था है। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और हमारे शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम देवी देवता हैं, तो मुझे एक मकसद से मैं जा रहा हूँ, लेकिन अनेक फायदे मिल रहे हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सैड़ा पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश के लिए जनरल रावत का गांव एक तीर्थ स्थल है। वे इस गांव की माटी को नमन करते हैं जिसने देश को एक महान लाल दिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव ग्राम पंचूर पहुंचे। पंचूर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लिया। जनरल विपिन रावत जी के घर आए, उनके गांव में आए और हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत भावुक क्षण है। यहाँ पर आके गौरवान्वित भी हैं और किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकल के देश में सबसे बड़े सेनापति बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, ये एक तीर्थ स्थल है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आके हम वाकई गौरवान्वित है कि एक छोटे से गांव से देश का इतना बड़ा जनरल बनना, सीडीएस बनना, वाकई ये बहुत ही पवित्र स्थल है हम लोगों के लिए। उत्तराखंड के मसूरी में भाजपा नेताओं ने बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं सभी लोगों को केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर मसूरी मंडल प्रभारी पूनम नौटियाल ने कहा कि 19 अप्रैल को मतदान के बाद आने वाले परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा उत्तराखंड मोदीमयी हो रहा है। चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुका है। 19 अप्रैल मतदेय का दिन है और पूरे उसमें प्रदेश के अंदर देखा जाए तो मेरे ख्याल से विपक्ष तो कहीं पर नजर आ ही नहीं रहा है। जहां देखो भाजपा की लहर है, मोदी मोदी हो रहा है। और 19 तारीख को जिस दिन मत पड़ेंगे उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये परिणाम अपना आप बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आगे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत मैं महसूस कर नहीं रहा हूं, सभी आप लोग जानते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान शहर में लगने वाले जाम से होने वाली समस्या को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन से समस्या के निराकरण के लिए 4 सप्ताह में प्लान पेश करने को कहा है। मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद तिथि नियत की है। जो यहाँ का लोकल टैक्सी वाला है उसके लाइसेंस को उन्होंने कहा कि नैनीताल में उसको नहीं वैध माना जाएगा। तो इसलिए उस रिव्यू पिटीशन में हमने कहा सब ये जो हमारा जो ये ऑर्डर है ये जाना चाहिए। तो माननीय अदालत ने ये कहा कि भाई देखो ये तो गलत बात है। प्रशासन को पूछा कि भाई क्या करोगे, लेकिन माननीय अदालत ने एक चीज जरूर कही कि उनकी जो उस पे आप ये ठप्पा लगा रहे हो रिन्यूअल में या उसमें नई गाड़ियों का उन्होंने आज नहीं किया। मैंने बल्कि बहस भी किया कि भाई जो लोगों की पुरानी टैक्सी अगर फेस्ड आउट हो गई और उसकी जगह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी है तो उसको तो परमिट कर दो। तो कोर्ट ने कहा इसको हम बाद में सुनेंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा कि भाई ये जो अगर तुम उस पे जो लोकल यहाँ का जो परमिट है जिसका उसमें जो ये ठप्पा मार के ये कह रहे हैं कि नैनीताल के लिए वैध नहीं है। जैसे 27 अगस्त 2019 में इस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था, उसके क्रियान्वयन में वो ये लोग एक ठप्पा मारते हैं जिससे इनको दिक्कत हो रही है। तो कोर्ट ने कहा ये तो गलत है और इसको पुनः देखो इसको और उनको रोको नहीं। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुकी है, ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब मतगणना स्थलों और इसके साथ ही आंतरिक बॉर्डर पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर भी एसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल जगह जगह पर फ्लैग मार्च के साथ साथ आंतरिक बॉर्डर और चेक पोस्ट पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगातार
सबसे पहले तो जो हमारे वल्नरेबल हैमलेट्स हैं, तो उसमें एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत जो हमारे पास ITBP और SSB CPMF जो कि केंद्र सरकार के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है, तो उनके द्वारा लगातार फ्लैग मार्च, जैसे भी आपको पता होगा, लगातार सुबह शाम जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो भी हमारी निश्चित आबादी वाले क्षेत्र हैं और जो भी सेंसिटिव एरियाज में हैं, उसमें भी लगातार मीटिंग की जा रही है और SSB और ITBP के द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ ही साथ जो खुराफाती तत्व हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, बैड कैरेक्टर्स हैं, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। 107-16 है, 110B में बाउंड डाउन किया जा रहा है। जिनके विरुद्ध पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं, जो कन्विक्ट हो चुके हैं या जो बेल पे बाहर हैं, तो उनके वेपन भी जमा करवाए जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत लगातार सबसे पहले तो जो हमारे वल्नरेबल हैमलेट्स हैं, तो पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इसी कड़ी में कई केंद्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे भी प्रस्तावित हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे। भले ही प्रधानमंत्री का यह दौरा देहरादून में न हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्रियों के देहरादून पहुंचने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। VIP मूवमेंट में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। इसके साथ ही जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। लगातार जो VIP या VVIP विजिट जो है वो शुरू होने वाली हैं। ये जो रैलियां होने वाली हैं पार्टी विशेष, जिनकी काफ़ी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, उनके द्वारा भी हाल में जो है रैली का आयोजन भी होने वाला है। तो उसको लेके भी हमारे द्वारा जो है कमर कस ली गई है, उसमें फोर्स की व्यवस्था की जा रही है और जैसे जैसे जिस लीडर्स की जहां भी रैली होगी तो उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आमजन को भी कम से कम इसमें से। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा में देहरादून से आई ड्रग्स विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की है। औषधि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। सूचना के आधार पर फैक्ट्री के खिलाफ औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बिहार पर एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जो है एक टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें जो कि सुनहरा में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा हम टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो है बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स, दवाई के पैलेट्स बना रहे थे, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में लाठी डंडों से लैस लोगों ने निजी अस्पताल में घुसकर एक डॉक्टर को बेरहमी से पीट दिया। उन्होंने बीच जवाब में आए फार्मासिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं बख्शा। काफी देर तक आरोपी अस्पताल कैंपस में मनमानी करते रहे। घटनाक्रम CCTV कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने एक हमलावर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ने बोला कि नहीं, मैं कोई पेपर नहीं बनाऊंगा। तो बोला कि नहीं, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको एक OPD पेपर बनाना पड़ेगा, तभी मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। इतना सुनते ही वो लड़का बाहर गया और अपने 4 साथियों को बुलाया। ये पांचों फिर मिलकर काफ़ी बुरी तरीके से डॉक्टर को, स्टाफ को, गार्ड को काफ़ी बुरी तरीके से पीटा। इतने बर्बर तरीके से एक MBBS डॉक्टर को रात में पीटना ये सही नहीं है। ये आज रात को 3 बजे के आसपास की घटना है, जिसके संबंध में हमें तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें डॉक्टर द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लड़के, जो 4-5 लड़के आए थे जो इलाज करने के लिए आए थे, कुछ विवाद होने पर उनके द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। इसमें यह देखा गया कि जैसे CCTV में दिख भी रहा है कि डॉक्टर के साथ काफ़ी मारपीट की गई है और उसमें से एक लड़के को उसने चिन्हित भी कर लिया है जो आसपास के ही रहने वाला है। इस संबंध में FIR पुलिस ने कर ली है तथा इसकी जांच की जा रही है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें TV 24 के साथ। नमस्कार।